दर्शकों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय है डेयरी पशुओं में दुग्ध फीवर। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुशील कुमार, जो कि हैं पशु चिकित्सा विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र रतलाम जावरा से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों। जैसे अभी जो आज का मेरा टॉपिक है मिल्क फीवर, डेयरी पशुओं में मिल्क फीवर। तो मिल्क फीवर को किसान भाइयों हम दुग्ध ज्वर भी कहते हैं, हाइपोकैल्सीमिया भी कहते हैं, पार्चुरेंट पेरिसिस भी कहते हैं और पार्चुरेंट एपेटेक्सिया भी कहते हैं। किसान भाइयों, जो मिल्क फीवर होता है, जिन दुधारू पशुओं जो बहुत ज़्यादा दूध देते हैं, 10 से 12 लीटर से ऊपर जो गाय भैंसें दूध देती हैं, तो उनमें मिल्क फीवर होने की ज़्यादा चांसेज रहते हैं। मिल्क फीवर बेसिकली जो होते हैं 10 से 15 वर्ष की उम्र के जानवरों में ज़्यादा होते हैं। जो पहले ब्यात के जानवर होते हैं उनमें मिल्क फीवर होने के चांसेज बहुत कम होते हैं। अगर किसान भाइयों हम इस बीमारी के रोग के कारण के बारे में बात करें तो बहुत सारे किसान ये होते हैं किसी को दिखाने के लिए कि हमारी गाय या भैंस हमारा कितना दूध देती है, तो ब्याने के तुरंत बाद उसका एक्सेसिव मात्रा में दूध निकाल लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दूध निकालने की कोशिश करते हैं। जो थोड़ा बहुत दूध बचता है तो वो अपने केड़ा या बछड़ों को पिला देते हैं, जिससे क्या होता है दूध के साथ कैल्शियम का ड्रेन आउट होने लगता है। जब कैल्शियम ड्रेन आउट होने लगता है तो उस जानवर में एनर्जी की कमी होने लगती है। जब जानवर में एनर्जी की कमी होने लगती है तो उस अपनी एनर्जी को पूरा करने के लिए वो कैल्शियम को अपने हड्डियों से या अपने पाचन तंत्र से रिस्टोर करने की कोशिश करता है। लेकिन जब वहाँ से भी कैल्शियम नहीं मिल पाता तो जानवर में मिल्क फीवर या दुग्ध ज्वर के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। अगर हम इन लक्षणों की बात करें किसान भाइयों, तो इस बीमारी के जो प्रमुख लक्षण हैं किसान भाइयों, मिल्क फीवर से ग्रसित जानवर का शरीर एकदम सुस्त पड़ जाता है, क्योंकि उसमें कैल्शियम की मात्रा एकदम से कम हो जाती है। मैं आपको किसान भाई थोड़ा सा और अच्छी चीज़ साझा करना चाहूँगा। जो नॉर्मल गाय और भैंस में कैल्शियम की मात्रा होती है 10 से 15 मिलीग्राम 100 ml में होती है। तो अगर इससे कम मात्रा में कैल्शियम हो गया तो उससे दुग्ध फीवर या मिल्क ज्वर होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसमें क्या होता है, जब शरीर का तापमान अचानक से गिरने लगता है, जैसा कि हम इसे दुग्ध ज्वर भी कहते हैं, तो इसका तापमान जो होता है 97 से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। जबकि नॉर्मल स्वस्थ जानवर को जो तापमान जो गाय भैंस का होता है वो 102 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इसमें जब जानवर ज़्यादा ग्रसित हो जाता है तो जानवर अपना गर्दन को मोड़कर अपनी कोख में बाएं साइड रख लेता है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं र्यूमन में अपना उसने रख लिया। तो हम इसे कह सकते हैं कि जानवर अपने आप को यस आकार का बना के रख लेता है। इसमें जो प्रमुख लक्षण है कि ग्रसित जानवर का थूथने जो मुंह होता है वो सूखने लगता है। जानवर अगर एक्सेसिव मात्रा में मतलब लास्ट स्टेज की मिल्क फीवर में आता है तो अपने चारों पैरों को फैलाने लगता है और जानवर पूरी तरह से अस्वस्थ हो जाता है। हो सकता है अगर जानवर का सही समय पर उपचार न कराया जाए तो जानवर की मृत्यु भी हो सकती है। तो किसान भाइयों, जो ही आपको लगे कि आपका जानवर इन लक्षणों को देख पर जो ही आपको लगे कि आपका जानवर मिल्क फीवर नामक बीमारी से ग्रसित है, तुरंत ही नज़दीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करें। जी, तो डॉक्टर साहब, ये तो हुई बात लक्षणों की। यदि हम बात करें उपचार की, तो उपचार के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी हाँ, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि अगर किसानों को किसी भी बीमारी के लक्षण के बारे में पता चल जाए तो उसका उपचार तुरंत ही अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करके उसको करवा सकते हैं। चाहे तो अपना उसका उपचार घर में भी शुरुआती दौर पे स्टार्ट कर सकते हैं जब तक डॉक्टर नहीं आ पा रहा। तो इसके लिए हमें ये करना है, उपचार में हमें सबसे पहले उस ग्रसित जानवर को कैल्शियम प्रोवाइड करना। कैल्शियम प्रोवाइड करने से पहले कैल्शियम हमें ये ध्यान देना है कि ठंडे कैल्शियम की बॉटल हमें उसे डायरेक्ट नहीं देना, क्योंकि शरीर का टेम्परेचर ऑलरेडी इतना कम है, 97 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट बहुत कम होता है। अगर हम उसे ठंडा कैल्शियम पिला देंगे तो जानवर और ज़्यादा हो सकता है दूसरी बीमारी से ग्रसित हो जाए। तो उस कैल्शियम की बोतल को हमें हल्का ल्यूक वार्म वाटर में गर्म कर लेना है, जिससे वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। जी, तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि ये सब लक्षण होते हैं और उपचार चल रहे हैं। यदि दुग्ध फीवर की कंडीशन में यदि पशु को इंजेक्टेबल फॉर्म में यदि कोई मेडिसिन देना हो तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? इसके लिए हमें क्या, अगर कोशिश हमें ये करना है कि हम उसे कैल्शियम का इंजेक्शन दें, फिर भी अगर मिल सके तो उसमें कैल्शियम फास्फोरस और मैग्नीशियम का एक मिक्सचर आता है, जिसे मैफेक्स के नाम से या साइमेक्स के नाम से 450 ml की बोतल आती है। तो उसे हमें स्लोली आईवी इंट्रावीनस डिफ्यूज करना है।
जी तो डॉक्टर साहब बात हो रही थी दुग्ध ज्वर की और आप उसके उपचार के बारे में बताते थे। डॉक्टर साहब यदि इंजेक्टेबल फॉर्म में यदि कोई मेडिसिन देना हो तो इसके बारे में आप बताइए। इसके बारे में हमें कोशिश ये करना है, जो भी हमारे डॉक्टर आए तो हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि वो प्लेन कैल्शियम तो नहीं इंजेक्ट कर रहा। प्लेन कैल्शियम अगर उसके पास, हमें उससे ये पूछना है कि डॉक्टर साहब आपके पास कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम का मिक्सचर का लिक्विड है क्या जो हमें इंजेक्ट कराना है। अगर नहीं है तो आप उसे सजेस्ट करिए एज ए डॉक्टर होने के नाते, एज ए ओनर होने के नाते, कि आप साइमेक्स या मैफेक्स की बोतल लाएं। अब जब वो चढ़ाए डॉक्टर या स्वयं आप चढ़ाएं तो कोशिश ये करना है कि स्लोली इंट्रावीनस, जो हम जुगलर वेन में इंट्रावीनस इंजेक्शन देते हैं, तो 250 ml आईवी देना है और 250 ml सबकट देना है। अगर हम फास्ट में तो मतलब बहुत तेज़ी से हम इंट्रावीनस इंजेक्शन दे देंगे तो हो सकता है वो जानवर शाक में चला जाए, क्योंकि उस जानवर के अंदर एकदम एनर्जी नहीं, वो सुस्त पड़ा हुआ। अगर हम उसे तेज़ी मात्रा में कैल्शियम फास्फोरस चढ़ा देंगे तो उसके हार्ट बीट अचानक बढ़ जाएगी और वो जानवर हार्ट अटैक का शिकार भी हो सकता है। दूसरी बात आ गई जो मैं आपसे बता रहा हूँ, जो 250 ml सबकट इंजेक्शन देना है, तो सबकट इंजेक्शन देने के फायदे यही हैं कि सबकट हम इसलिए किसानों को सजेस्ट कर रहे हैं कि वो सबकट जो इंजेक्शन है धीरे धीरे पूरे बॉडी में डिफ्यूज होगा और वो जानवर धीरे धीरे अपनी पुरानी अवस्था को रीगेन कर लेगा और वो मिल्क फीवर से छुटकारा पा जाएगा। ये तो हुई इसके उपचार की बातें। अब हम बात करते हैं कि मिल्क फीवर का बचाव कैसे करेंगे। तो जैसे कि अंग्रेजी में कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इसके बचाव के लिए जब भी आपका जानवर जो हो, गाय भैंस, काबिंग से पहले 10 से 15 दिन काबिंग से पहले उसे कैल्शियम और फास्फोरस का जो मिनरल मिक्सचर है उसे स्टार्ट कर दे 50-50 ग्राम सुबह शाम। नज़दीक की जो पशु चिकित्सक है उससे विटामिन AD3 एक का इंजेक्टेबल फॉर्म में लगवा दें। वो विटामिन AD3 एडेक नाम से जो आता है वो इम्यूनो स्टिमुलेटर होता है। ये हुई इसके बचाव की। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं घरेलू नुस्खे की, क्योंकि हमारे भारत में जुगाड़ का बहुत काम चलता है। तो घरेलू नुस्खे में आप मिल्क फीवर के लिए जो कोरोना में जैसे अभी रामबाण जो दवा हुई थी, गिलोय की पत्तियां, गिलोय की जड़, तो गिलोय की जड़ को पत्तियों सहित 2 से 3 किलो तोड़ लाना है। उसे 2 से 3 लीटर पानी में अच्छी तरीके से उबाल लेना है। उसे तब तक उबालना है जब पानी का कलर ना चेंज हो जाए। जो ही पानी का कलर चेंज हो जाए आप उसे उतार करके ठंडा कर लीजिए। उसमें गुड़ या मिश्री मिला दीजिए और उसे 2 से 3 बार दिन में अपने जानवर को दीजिए। जब लगातार ये थेरेपी आप 3 से 4 दिन करेंगे, आपका जानवर अपने आप मिल्क फीवर नामक बीमारी से दूर हो जाएगा और आपको कोई भी आर्थिक हानि नहीं होगी। जी तो बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब के द्वारा दी गई जानकारी हमारे दर्शकों को बिल्कुल काम आएगी और वे इससे ज़रूर लाभ उठाएंगे। डॉक्टर साहब आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और आपने दुग्ध ज्वर संबंधी जो महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे देखने वाले दर्शकों को दी, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों। अरे सुन तो, मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ 100% अन्नदाताओं तक पहुंचे। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा कई जिलों के हर गांव में चलाई जा रही है पीएम किसान सैचुरेशन ड्राइव, ताकि कोई जरूरतमंद किसान इस योजना का लाभ लेने से छूट न जाए। इस ड्राइव में हर गांव में जिन किसानों के लिए कैंप्स लगाए जा रहे हैं, वहां पटवारी, थलथी, रेवेन्यू ऑफिसर और कृषि विभाग के अधिकारी
इस ड्राइव का होंगे हिस्सा। किसान को किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें सभी गतिविधियां पूरी तरह से पेपरलेस यानी कागज रहित होंगी। इस ड्राइव में मोबाइल ऐप बड़ी मददगार बन रही है। इस ड्राइव को 2 आसान ऐप से पूरा किया जा सकता है। इन ऐप्स के इस्तेमाल में हर किसान को 2 से 3 मिनट का समय लगता है। जिस गांव में पीएम किसान सैचुरेशन ड्राइव चलाई जा रही है, वहां कैंप में आए किसानों की भूमि के सत्यापन के लिए पहला ऐप है फार्मर फील्ड वेरिफिकेशन मोबाइल ऐप, जिसे पटवारी डाउनलोड और ऑपरेट कर सकते हैं। डाउनलोड के बाद सबसे पहले भाषा का चयन करना है। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा दिए गए यूजर नेम और पासवर्ड पर किसानों के लैंड रिकॉर्ड्स हैं। जिन किसानों को इस ड्राइव का हिस्सा होने के लिए बुलाया जाता है, उनसे उनका मोबाइल नंबर लिया जाता है और उनके आधार की स्कैनिंग होती है। लॉगिन के बाद किसान का फोन नंबर और उनका आधार विवरण मोबाइल ऐप पर रिकॉर्ड किया जाएगा। एक बार जब किसान और उनकी भूमि का अधिकारी द्वारा सत्यापन कर लिया जाएगा, तो उससे प्राप्त डेटा संबंधित किसान की सहमति के बाद पीएम किसान सैचुरेशन ड्राइव के अगले स्टेप यानी फार्मर कंसेंट कलेक्शन के लिए उपलब्ध होगा। इस प्रक्रिया को फार्मर कंसेंट कलेक्शन मोबाइल ऐप संभव बनाएगा। इस ऐप को कृषि विभाग के प्रतिनिधियों के द्वारा डाउनलोड और ऑपरेट किया जाएगा। फार्मर कंसेंट कलेक्टर मोबाइल ऐप में राज्य सरकार द्वारा दिए गए यूजर नेम और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करना है। ये ऐप सिर्फ इंटरनेट के साथ यानी ऑनलाइन इस्तेमाल किया जा सकता है। कंसेंट कलेक्शन के 2 स्टेप होंगे, आधार इनेबल्ड ई साइन और आधार इनेबल्ड ई केवाईसी। ई साइन के लिए किसानों को किसी भी कागज की जरूरत नहीं है। इसे वो इलेक्ट्रॉनिकली आधार नंबर डालकर कर सकते हैं। इसके बाद ऐप पर किसानों की सारी डिटेल्स जैसे आधार नंबर, किसान का नाम, कंसेंट स्टेटस, गांव का नाम और खाता नंबर आता है। अगले स्टेप के लिए सीक कंसेंट पर क्लिक करना है, जिसके बाद एक कंसेंट फॉर्म आता है, जिसका उद्देश्य है किसानों से सहमति लेना और पीएम किसान से जुड़े किसानों का डेटा जैसे कि आधार और ई केवाईसी को केंद्र और राज्य सरकार के लिए एक जगह करना। फॉर्म में लिखे विषय को अधिकारी द्वारा किसानों को सुनाया और समझाया जाता है। इसके बाद ई साइन की प्रक्रिया होती है, जहां कंसेंट इलेक्ट्रॉनिक साइन से किया जा सकता है, जिसकी वजह से अब पेपर और उस पर साइन की जरूरत नहीं होती। उसके बाद ओके क्लिक करना है। फेस ऑथेंटिकेशन के समय किसानों के चेहरे पर पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए। ऐप पर ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन या फेस ऑथेंटिकेशन के सफलतापूर्वक संपन्न हो जाने के बाद बारी आएगी ई केवाईसी की। किसान का नाम, पता और दिए गए फोटो में किसी भी तरह के बदलाव को पीएम किसान और फार्मर रजिस्ट्री में अपडेट किया जा सके, इसके लिए ऑथेंटिकेशन के लिए ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन या फेस ऑथेंटिकेशन होता है। ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन के बाद नियम किसानों को पढ़कर समझाए जाएंगे। उसके बाद ओके क्लिक करना है। पीएम किसान सैचुरेशन ड्राइव की ये प्रारंभिक प्रक्रिया उन किसानों के घरों में नई उम्मीदों के बीज बोएगी, जो अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पात्र होने के बावजूद भी इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। आइए फिर इस पहल का हिस्सा बने और धरती पर बोएं खुशहाली के बीज। दोस्तों, आज हम आए हैं खाचरोद में और खाचरोद में आज हम मुलाकात करने वाले हैं बंटी धाकड़ जी से। बंटी धाकड़ जी के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि बंटी जी ने अपने बगीचों में इस समय अमरूद की खेती की हुई है। दोस्तों, हम बातचीत करेंगे बंटी धाकड़ जी से और उनसे समझेंगे कि यह अमरूद की खेती वे किस प्रकार से करते हैं, क्या क्या उनको परेशानियां होती हैं, क्या क्या चुनौतियां पेश आती हैं और वह आगे इससे कैसे निपटान करते हैं। तो आइए मिलते हैं बंटी धाकड़ जी से। बंटी धाकड़ जी, आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। तो बंटी धाकड़ जी, जैसा कि हम देख रहे हैं आपका यह अमरूद का बागीचा है,
तो सबसे पहले तो हम हमारे देखने वाले किसान भाइयों और दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि ये किस प्रकार का बगीचा है, कितने ज़मीन में आपने ये बगीचा लगा रखा है और कौन कौन सी वैरायटी हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। नमस्ते दर्शकों, यहाँ हमने अभी ये 15 बीघे में थाईपिंग का बगीचा लगा रखा है। 15 बीघे में आपने थाई पिंक का जो थाई पिंक बगीचा लगा लगा रखा, तो ये जो वैरायटी जो हम पीछे देख रहे हैं ये कौन सी ये वैरायटी है बंटी जी? थाईपिंग का बगीचा है पूरा ये। अच्छा, इसके अलावा यदि हम दूसरी वैरायटी की बात करें तो वो और कौन सी वो वैरायटी? VNR भी लगा रखा है हमने, उस खेत पे लगा रखा है। जो हमारा दूसरा खेत है VNR लगा रखा है। VNR और जो रेड आप बोल डायमंड रहे भी, हैं। हाँ, और रेड डायमंड भी लगा रखा है। रेड डायमंड, VNR और ये पिंक। पिंक है। अच्छा, इन तीनों में जो फर्क है उस फर्क को आप कैसे बताएंगे, क्या फर्क आ जाता है तीनों में? जो पिंक रहता है वो अंदर से थोड़ा सा लाल रहता है, हल्का सा पिंक टाइप रहता है। जी जी। और VNR रहता है वो बिल्कुल सफ़ेद रहता है। और रेड डायमंड जो रहता है बिल्कुल लाल ही रहता है। अच्छा, वहीं यदि हम इन तीनों के यदि स्वाद में यदि हम अंतर की बात करें तो किस प्रकार का अंतर हमें देखने को मिला? तीनों- टेस्ट सबसे ज्यादा मतलब किस में देखने को सबसे मिलेगा? ज़्यादा टेस्ट रहता है रेड डायमंड में, जो बिल्कुल मीठा लगता है। रेड डायमंड में आप जैसा कि बता रहे हैं टेस्ट अधिक मिलता है। टेस्ट अधिक अच्छा मिलता है। बंटी जी, आपने ये जो अमरूद की जो आप खेती कर रहे हैं तो ये सिर्फ खेती की आपने शुरुआत मतलब अमरूद से करी थी या पहले कुछ और फसल आप लगा रहे थे? इसके पहले 2008 के पहले लहसुन, प्याज, मटर लगाते थे। 2008 से हमने ये अमरूद लगाना शुरू किया। सबसे पहले हमने लगाया था इलाहाबादी सफ़ेदा। जी जी। उसके बाद फिर 2012-13 में वैरायटी थी VNR, तो हम देखने के लिए रायपुर भी गए थे। अच्छा अच्छा। फिर रायपुर से लेके आए थे पौधे VNR के, तो हमने 4 बीघे में मतलब 2 एकड़ में VNR लगाया था। तो बंटी जी, ये कैसे विचार आ गया कि लहसुन प्याज की खेती करते करते अपने आप हम स्विच हो गए कि चलिए अमरूद की खेती करते हैं? तो कैसे विचार कैसे बना? जैसे लहसुन और प्याज सभी कर रहे थे, हाँ हाँ। सोचा कि इसके अलावा और कुछ नया करके जी। देखें। तो फिर हमने बागवानी का सोचा। फिर हमारे इधर नींबू भी होते थे, तो नींबू का बगीचा भी लगाया था, पर उसमें इतना प्रॉफिट नहीं था। तो हमने उखाड़ के फिर हमने VNR लगाया। तो उसमें शुरू में तो अच्छा रेट मिला, पहले बगीचे कम थे तो अच्छा रेट मिला, तो जी, हमने जी। वो धीरे धीरे बढ़ाते गए अच्छा, बगीचा। लगभग कितना समय हो गया केवल यदि इस अमरूद की खेती की बात करें, कितने समय से आप ये हम खेती कर रहे हैं? 2008 से अमरूद की खेती कर रहे हैं। 2008 से कर 8 रहे से हैं। कर बंटी जी, जैसा कि हम देख रहे हैं सामने भी अमरूद है, पीछे भी लगे हुए हैं, तो लगभग ये जो फसल इस समय जो है हमारे सामने ये जो पौध बनी हुई है, तो इसको कितना समय हो चुका है? ये बगीचा आप देख रहे हैं, पौधे 3 साल का बगीचा है। ये 3 साल का बगीचा ये हो चुका, मतलब 3 साल पहले आपने इसका रोपण किया इसका था। 3 साल पहले किया था। तो यदि अब हम इसमें 3 साल के बाद जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अमरूद लग चुके हैं यहाँ पे, तो ये कितने समय के बाद इसमें अमरूद आ जाते हैं? ये बहुत फास्ट वेराइटी है थाईपिंग। इसमें 1.5 साल के अंदर ही फल आ जाता है। अच्छा, 1.5 साल के अंदर इसके अंदर फल आ जाता है। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि 3 साल हो चुके हैं, तो 3 साल में अब आप इसमें से कितने अमरूद मतलब कितनी फसल ले चुके ये हैं? हमारी तीसरी फसल है इसके अंदर। ये तीसरी हाँ, फसल जा रही है। हम बारिश में भी लेते हैं और सर्दी के टाइम पे भी लेते हैं। मतलब एक फसल बारिश में और एक सर्दियों के, तो सर्दी में। सर्दियों के टाइम वाली फसल जो है वो ये इस समय हम देख पा रहे हैं। फसल है। अच्छा, जैसे कि हम देख पा रहे हैं इसकी जो हाइट है, अब ये हाइट लगभग इतनी रहेगी कि और इससे ऊपर चली जाएगी? नहीं, बस यही हाइट रहेगी, और पर इसकी कटिंग होती है। अच्छा ये अच्छा, कटिंग करने वाली वैरायटी है। ये कटिंग वाली वैरायटी कटिंग है। वाली variety आपने अभी जैसा कि बताया कि ये बारिश के समय में एक फसल आती है, एक ठंड के समय में। चलिए, यदि हम बारिश की बात करें तो उस समय प्रायः देखा गया कि बारिश में कीड़े लग जाते हैं। बारिश तो में वहीं उससे यदि हम बचाव की बात करें तो उससे आप कैसे बचाव करते हैं? किस तरीके की उस समय समस्याएं आती हैं? बारिश में समस्या आती है, बारिश में कीड़े ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि बारिश में नमी रहती है, तो उसमें फल मक्खी का अटैक बहुत ज़्यादा रहता है। जी। और उस टाइम पे हम ऐसा करते हैं कि ये आप देखते होंगे, ये जाली और फोम, ये जाली जैसा कि हाँ, ये जो ये जाली और आपने फोम ले रखी है जी। ये जाली और फोम लेते हैं हम। और अमरूद नींबू जैसा अमरूद होता है, उस टाइम पे हम ये फोम और ये पॉलीथीन उस पर पहना देते हैं, तो उससे फल मक्खी फल को डिस्टर्ब नहीं करती और कीड़े नहीं पड़ते हैं। मतलब और फल सड़ते जब भी ये नहीं। अमरूद का पौधा लगभग नींबू के आकार का होगा, उस समय आप उसके ऊपर ये जो अंदर है, ये इस प्रकार की जो जाली हाँ, है, जाली। किसान भाइयों, जैसा कि बंटी जी ने बताया, ये इस प्रकार की इस प्रकार जाली है इस और प्रकार का ये फल साइज रहता है। है। ये साइज रहती है, इस पे हम लगा के इसको थैली से पैक कर देते हैं, तो फल मक्खी बारिश में डिस्टर्ब नहीं करती है बिल्कुल भी। तो जैसे बंटी जी आपने बताया कि उसको इस आकार में आपने इसके अंदर आप पैक कर दिया है,
वहीं यदि हम इसमें हवा की बात करें तो फिर ये पूरा पैक होने के बाद तो फिर हवा कहाँ से तो मिलेगी हवा इसको? मिलेगी इसके पॉलीथीन में नीचे 3 छेद रहते हैं, तो यहाँ से ही वो हवा जाती रहती है और इसमें जो पानी बनता है भाप बनती है वो नीचे निकल जाता है। मतलब इसके अंदर पॉलीथीन के अंदर 3 से हाँ। बारीक से हाँ, ये बारीक छेद रहते हैं छेद भी हैं जिससे छेद कि हैं। प्राकृतिक हवा इसके अंदर हवा जाती है। जा रही है। और कुछ बताना चाहेंगे इस पैकिंग के बारे में बंटी जी? ये पैकिंग करने से होता है, इसमें जामफल में अच्छा कलर अच्छा बन जाता है। जैसे ये शेप दिख रहा है जी। इसमें, ये अगर पैकिंग नहीं करते तो इसमें कलर बिल्कुल नहीं बनेगा। और इससे जी जी और इससे ये फिनिशिंग अच्छा है इस फल की, और ये मार्केटिंग में बेचे भी अच्छा है। जी, जैसा कि बंटी जी बता रहे हैं कि पैकिंग करने से वहाँ पे आप देखिए कि एक तो अमरूद का शेप बहुत शेप अच्छा आ रहा है। बनेगा। देखिए पैकिंग और- खोल के दिखा रहे हैं, शेप बहुत अच्छा आ रहा है और पैकिंग कलर- करने से। और इसकी कलर और आप क्वालिटी देखिए। जी बंटी जी, आप बता रहे थे इसके कलर और क्वालिटी के बारे ये में। अगर पैकिंग नहीं करते हैं तो इसमें इतना वाइट कलर नहीं आएगा। जी इसकी ये चमड़ी इसी वाइट नहीं होगी बिल्कुल भी। और इसमें फल मक्खी पड़ जाएगी और अंदर से कीड़े पड़ जाएंगे अगर इसको पैकिंग नहीं करेंगे तो। जी, तो जिस VNR किस्म की बंटी जी ने बात करी है, बहुत अच्छी क्वालिटी की किस्म है। और किसान भाइयों, बिल्कुल आपको ध्यान रखना होगा उसकी क्वालिटी को लेकर, उसकी गुणवत्ता को लेकर। निश्चित ही आप उसकी क्वालिटी गुणवत्ता के साथ साथ में यदि उनकी बीमारियों को रोकथाम करने में आप सफल हो जाते हैं तो निश्चित ही एक बहुत ही लाभ का व्यवसाय आपके लिए साबित होने वाला है। तो बंटी धाकड़ जी, आपका इस प्रोग्राम में आए और आपने हमारे किसान भाइयों को महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। आइए पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। छोटे किसानों का कल्याण सरकार की प्राथमिकता, किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने सरकार प्रतिबद्ध। मध्य प्रदेश में रबी बोनी 121 लाख हेक्टेयर में हुई। आलू में काले धब्बों का नियंत्रण और पाले से रहे सावधान। और अब खबरें विस्तार से। सरकार छोटे और सीमांत किसानों के लिए अपनी सहायता बढ़ा रही है, उनके कल्याण को प्राथमिकता दे रही है और इस तरह देश के खाद्य सुरक्षा लक्ष्यों को पूरा कर रही है। भारत सरकार ने पिछले 2-3 वर्षों के दौरान वैश्विक स्तर पर वस्तुओं की ऊंची कीमतों के प्रभाव को हावी नहीं होने दिया है और स्थिर अधिकतम खुदरा मूल्य पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की है। इसके परिणाम स्वरूप वैश्विक स्तर पर खपत में गिरावट की तुलना में इन वर्षों के दौरान उर्वरक की खपत स्थिर रही और रिकॉर्ड कृषि उत्पादन हुआ। ये बात केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के 59वें वार्षिक सेमिनार 2023 में कही। उर्वरक और कृषि क्षेत्रों में नवाचार विषय पर आयोजित सेमिनार में उन्होंने ये भी कहा कि घरेलू उत्पादन को मजबूत करने और लीकेज और डाइवर्सन को रोकने के लिए सरकार द्वारा कई सक्रिय उपाय किए गए हैं, जिनके संयुक्त प्रयासों से रिकॉर्ड उत्पादकता प्राप्त हुई है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि सरकार ने यूरिया के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की दिशा में कई प्रयास किए हैं। सरकार द्वारा 3 मिलियन टन से अधिक यूरिया क्षमता को पुनर्जीवित किया है और अगले कुछ वर्षों में अतिरिक्त क्षमता के चालू होने की आशा है। उन्होंने कहा कि सरकार फास्फेटिक और पोटाशिक क्षेत्रों में कच्चे माल की सुरक्षा की दिशा में काम कर रही है। सेमिनार में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि भारतीय उर्वरक क्षेत्र ने 14 करोड़ कृषक परिवारों को समय पर उर्वरक प्रदान करके दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त किया है। नवनियुक्त केंद्रीय कृषि मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने किसानों से प्याज की खरीद के संबंध में नई दिल्ली में नेफेड, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, कृषि और खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक में समीक्षा की। बैठक में श्री मुंडा ने कहा कि किसानों को लाभकारी मूल्य मिले, इसके लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि देश में प्याज उत्पादक किसान भाइयों बहनों की सरकार सदैव चिंता करती आई है और आगे भी उनके हितों के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती रहेगी। ज्ञात हो कि चालू वर्ष में सरकार ने NCCF और नेफेड को बफर स्टॉक के लिए 7 लाख टन प्याज खरीदने का निर्देश दिया गया था। अब तक 2 चरणों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश से प्याज की खरीद की गई है। किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए NCCF व नेफेड ने किसानों और FPO के बीच जागरूकता का प्रचार प्रसार प्रारंभ किया है, जिससे प्याज की अधिक बुआई के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा सके।
आलू की फसल में कई बार पत्तियों पर गोल काले धब्बे दिखाई देते हैं। इससे पौधे कमजोर होते हैं और उत्पादन कम हो जाता है। किसान ऐसी स्थिति को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करे, नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से संपर्क करे या कृषि विभाग के अधिकारियों से सलाह ले। आलू की फसल पिछेती झुलसा से रातों रात चौपट हो सकती है। अगेती झुलसा की रोकथाम जरूर करें। इसके रोकथाम के लिए 2 ग्राम डाइथेन M45 दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिनों के अंदर से 2 छिड़काव करें। पिछेती झुलसा में पत्तियों के किनारों से झुलसने के लक्षण दिखते हैं। रात में भरपूर आर्द्रता, कम तापमान के बाद इसके आने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे कुछ वातावरण बनने पर छिड़काव कोई भी ताम्रयुक्त फफूंदनाशी 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर एक बचाव रूप में छिड़काव जरूर करें। आलू में पानी की कमी कंद बनने की अवस्था में नहीं हो, ये ध्यान रखना जरूरी होता है। मध्य प्रदेश में कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि सर्दी बढ़ रही है। यदि कुछ क्षेत्रों में तापमान कम रहता है तो इसे गंभीरता से ले। तापमान में होने वाली गिरावट का असर फसलों पर पाले के रूप में होने की आशंका रहती है। आसमान साफ होने, हवा का बहाव कम होने के साथ तापमान में तेज गिरावट से पाला पड़ने के संकेत मिलते हैं। शरीर पर तापमान का असर थरथराहट के रूप में महसूस होता है। किसानों को समझाइश दी गई है कि यदि पाला पड़ने की संभावना हो तो रात्रि में तीसरे और चौथे पहर खेत की मेड़ों पर कचरा और खरपतवार आदि जलाकर धुआं करें, जिससे कि धुएं की परत फसलों के ऊपर छा जाए। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने सलाह दी है कि शुष्क भूमि में पाला पड़ने का जोखिम अधिक होता है, अतः फसलों में स्प्रिंकलर के माध्यम से हल्की सिंचाई करें। यूरिया की 500 ग्राम मात्रा का 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर 15-15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। 8 से 10 किलोग्राम सल्फर डस्ट प्रति एकड़ भुरकाव अथवा घुलनशील सल्फर 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना भी पाले के विरुद्ध कारगर होता है। तो किसान भाइयों, आज की खबरें खेती में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो दोस्तों, कृषि दर्शन का आज का ये प्रोग्राम हमारा यहीं तक था। हम कृषि संबंधी नई जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।